इस समाचार में हमको बात करनी है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बारे में। भारत में खेलों को के गवर्नेंस को लेकर जो भी रिफॉर्म किए जा रहे हैं, जो भी बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, उन सारे रिफॉर्म्स में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है, या फिर यूँ कहना चाहिए कि हाल के सालों में किया गया बिगेस्ट रिफॉर्म है। और इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ बन जाती है। एंड यहाँ से बहुत हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा यूपीएससी के जितने भी दूसरे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड बाकी भी एग्जामिनेशन में हाई चांसेस हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एंटायरिटी में कवर करेंगे। और एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर हर वो बच्चा जो इसको देख रहा है और एक सीरियस एस्पिरेंट अपने आप को मानता है, उसे पूरा ये समाचार देखना है और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके एक एक एस्पेक्ट को आपको अच्छे से याद करना है। तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बारे में बात करेंगे। समाचार यह है कि पार्लियामेंट के दोनों सदन से नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पास हो गया है। अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जैसे ही इस पे साइन करते हैं वैसे ये बिल एक कानून बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा और उसके प्रावधानों को फिर लागू करवाया जाएगा। बहुत लैंडमार्क है क्योंकि इसकी मदद से पूरा का पूरा जो स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन भारत में होता है, जो शायद एक बहुत बड़ा कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से चलाया जा रहा है, उस वजह से भी भारत में स्पोर्ट्स में हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल लेवल पर जितना कर सकते हैं या जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है। तो वो पूरा का पूरा स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रिवैम्प किया जा रहा है एंड एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है पूरी प्रोसेस में लाया जा रहा है। अभी तक ये चल रहा है कि क्रिकेट एक अलग तरीके से ऑपरेट हो रहा है क्योंकि फेमस स्पोर्ट है, तो उसमें आप कोई जो है आप सवाल नहीं उठा सकते, कुछ नहीं कर सकते। बीसीसीआई जो है एकदम ही आप कह सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी के तौर पर काम कर रही है जिसको कोई छू नहीं सकता, कुछ उस पर सवाल नहीं पूछे जा सकते। हॉकी इंडिया की बात की जाए तो उसकी अपना एक अलग तरीका चल रहा है, क्यों उस तरीके से वो काम कर रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है। कबड्डी का कोई गवर्नेंस अगर है तो उसमें वो अपने मन मर्जी से कुछ भी काम करना है, तो अब वो नहीं होगा। स्पोर्ट्स की अगर आपकी गवर्नेंस है तो उसको एक स्टैंडर्डाइज एक फॉर्मेट है, उसी तरीके से आपको गवर्नेंस करना पड़ेगी और एक पूरा प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे प्रावधान इस कानून में, इस बिल में डाले गए। क्या क्या इसके सेलिएंट फीचर्स हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एज और टेनर। इट फिक्सेस tenure limit at 3 consecutive terms adding up to 12 years for president, secretary general and treasurer in sport bodies। तो जितने भी भारत में स्पोर्ट्स बॉडीज हैं उन सारी की सारी स्पोर्ट्स बॉडीज में एक प्रेसिडेंट होता है, एक सेक्रेटरी जनरल चुना जाता है और एक ट्रेजरर होता है। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि सालों से कोई आदमी जो है प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है, जब तक मरेंगे नहीं तब तक जो है हम बैठे रहेंगे। सेक्रेटरी जनरल कोई बन गया तो बन गया, अब जिंदगी भर के लिए एक तरीके की जो अपॉइंटमेंट हो गई है। ट्रेजरर से कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया तुम कब आए थे तुम ऑफिस में, कोई तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है नहीं है, कितने सालों तक और रहने वाले हो, सारी चीजें। तो एक बहुत बड़ा इशू था कि कोई भी, और खासतौर पर राजनेता जो है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इस तरीके के एसोसिएशन के अध्यक्ष बन के या सेक्रेटरी जनरल बन के, ट्रेजरर बन के बैठ जाते थे और लगे हुए सालों तक कोई मतलब नहीं है कि स्पोर्ट्स का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस अपना पद जो है वो बना रहे। इन सारी चीजों को अब इस बिल ने खत्म किया है। इसने ये कहा है कि चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई सेक्रेटरी जनरल हो, चाहे कोई ट्रेजरर हो या इस तरीके के जो बड़े पद होते हैं स्पोर्ट्स बॉडीज में, कोई भी स्पोर्ट्स की बॉडी हो, मैक्स टू मैक्स आप 3 टर्म के लिए जो है इन पदों पर रह सकते हो और उसमें भी टोटल आपका जो टेनर है वो 12 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप 12 साल तक किसी स्पोर्ट्स बॉडी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल या ट्रेजरर के तौर पर आप एक्ट कर सकते हो और 3 टर्म्स, मैक्स टू मैक्स आप 3 टर्म्स तक उसके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल या ट्रेजरर बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और उसमें भी एज लिमिट लगा दी गई है 70 साल। और ये सारी चीजें तब तक है जब 70 साल की उम्र तक आदमी ये सारे काम कर सकता है। 71 के हुए तो उसके बाद वैसे भी आप अमान्य हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर आपके 12 साल में कितने साल बचे हैं या कितने टर्म्स बचे हुए हैं 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में, फिर आपको पद छोड़ना पड़ेगा। या 70 साल से आप ज्यादा किए हो तो फिर आप इन पदों के लिए पे आ ही नहीं सकते, अपॉइंट नहीं किए जा सकते। हालांकि कुछ जगहों पर इस लिमिट को बढ़ा के 75 साल किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। जब नॉमिनेशन आप फाइल कर रहे हो इन पदों के लिए, तब अगर वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि भाई 75 साल की लिमिट तक भी जो है आप काम कर सकते हो, तब वहां पर 70 को 75 साल किया जा सकता है। बट उसमें भी शर्त यह है कि इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स चार्टर है, जिस भी स्पोर्ट्स की आपकी एसोसिएशन के पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर उसका इंटरनेशनल चार्टर ये बोल सकता है कि 75 साल तक का आदमी जो है इसको गवर्न कर सकता है, या उस कानून, उस खेल से रिलेटेड अगर कोई कानून बना हुआ है और उसमें यह लिखा हुआ है कि 75 साल की एज तक का कोई आदमी आके इन पदों में से किसी एक पद पे बैठ सकता है, तब तो आप आ सकते हो, वरना आप नहीं आ सकते। ये बात इसमें क्लियर कर दी गई है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी थोड़ा सा आपको समझाता हूं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है। इनकी जिम्मेदारी होती है जो भी आपका नेशनल टीम का सिलेक्शन होता है उसको करना, या फिर आपका उस स्पोर्ट्स को जितना हो सके उसका प्रचार प्रसार करवाना, उसको बढ़ावा देना, उसके जितने भी आपके नेशनल लेवल तक के इवेंट्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनाइज कराना, ये सारी की सारी चीजें जो है करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर डाली जाती है। अब इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के काम में भी बहुत ज्यादा अनियमितताएं पाई गई थी। कोई कमेटी अपने मन से काम कर रही है, कोई अपने मन से काम कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई देखने सुनने वाला था ही नहीं। अब इसको चेंज किया गया और ये बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 15 मेंबर्स तक की होगी। किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी की कोई भी एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, 15 लड़कों से एक आदमी जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी उस स्पोर्ट्स के कम से कम 2 स्पोर्ट्स पर्सन, कम से कम 2 से ज्यादा हो सकते हैं मगर कम से कम 2 स्पोर्ट्स पर्सन
कि आउटस्टैंडिंग मेरिट हो उस खेल में, ऐसे लोगों को आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेना होगा और कम से कम 4 महिलाओं को शामिल करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे दो चीजें होंगी, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड जिसकी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है, अगर इनको शामिल किया जाएगा और ये आउटस्टैंडिंग मेरिट के आदमी है, मतलब दे नो देयर बिजनेस, उन्होंने अपने उस फील्ड में उस स्पोर्ट्स में अग्रणी काम किया होगा, तब इनको लिया गया। तो उसके चलते स्पोर्ट्स के प्रचार से रिलेटेड, स्पोर्ट्स को के बढ़ावे या उसकी प्रोग्रेस से रिलेटेड जो भी आपके काम है वो ज्यादा बेहतर तरह से लिए जा सकते हैं। और अगर उसमें 4 महिलाएं शामिल होंगी, वो भी कोशिश ये रहेगी कि अगर वो प्लेयर हो तो ज्यादा बेहतर है, तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो भी होगा और वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है उसको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ज्यादा हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव कमेटी इसके चलते अकाउंटेबल होगी और ये पूरे के पूरे स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है, पूरे स्पोर्ट्स के लिए बेहतर है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए जो है बेहतर। देन एक नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी का प्रावधान किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी विल हैव ओवरराइडिंग पावर्स टू ग्रांट और सस्पेंड रिकॉग्निशन टू अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक जो आपका स्पोर्ट्स है उसका एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाया जाता है। अभी जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा, ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के पास में ओवरराइडिंग पावर है कि किसी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को आपने रिकॉग्निशन देना है या नहीं देना, और अगर रिकॉग्निशन दे रखा हो वो ढंग से काम नहीं कर रहा तो फिर उसके रिकॉग्निशन को आपको सस्पेंड करना है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट on the recommendations of a search cum select committee which would have cabinet secretary और secretary sports as chairman। तो अब ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है, जो इन सारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस ये ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनको मान्यता देनी है या इनको रद्द करना है, सारी चीजें देखने का जो काम करेगा, इसके लिए चेयरमैन और इसके पूरे बोर्ड के मेंबर्स को अपॉइंट करना है। ये अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और अपनी मनमर्जी से किसी को भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। इसमें भी एक सर्च कम सेलेक्ट कमेटी बनाई जाएगी, वो कुछ आपको नाम देंगे और उनमें से फिर जो है आपको किसी को इलेक्ट करना होगा। और उस सर्च कम सेलेक्ट कमेटी में या तो कम से कम कैबिनेट सेक्रेटरी बैठेगा या सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो चेयरपर्सन के तौर पर बैठेगा। वो इन चेयरमैन और मेंबर्स के नाम फिर जो है डिसाइड करेगा, फिर वो केंद्र सरकार के पास जाएंगे और केंद्र सरकार फिर उनमें से जो है किसी को आपका चेयरमैन या मेंबर के तौर पर इस नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का अपॉइंट करेगी। देन आ जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन स्पोर्ट्स बॉडीज में चेयरमैनशिप को लेके, प्रेसिडेंटशिप को लेके, चुनावों की धांधली को लेके, फलानी ढिकानी बातों को लेकर कोई ना कोई केसेस चलते रहते हैं और ये सालों से पेंडिंग है। अब उसके चलते बोर्ड जो है, बोर्ड में जो भी आदमी बैठा हुआ है वो या तो केस लड़ ले या फिर वो अब बोर्ड चला ले। तो इन सारी चीजों को डील करने के लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाया गया। अब इस नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की खासियत ये रहेगी कि इसके पास में एक सिविल कोड की जितनी पावर होगी, इसमें एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स बैठाए जाएंगे और ये सारे के सारे लोग, चेयरपर्सन और ये दो मेंबर्स हैं, या तो वो सिटिंग जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, या रिटायर्ड जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, या फिर हाई कोर्ट का कोई एक चीफ जस्टिस होगा। कम से कम इस तरीके कैपेबिलिटी के लोगों को जो है बैठाया जाएगा। ये लोग स्पोर्ट्स फेडरेशन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनके केसेस को डायरेक्टली सुनेंगे एंड इनका जो भी फिर निर्णय आएगा उसको अगर आपने चैलेंज करना है तो सीधे सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा एंड अगर आप नहीं जाना चाहते तो फिर आपको मानना पड़ेगा। तो वो जो तारीख पे तारीख और लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का जो एक पूरा सालों तक का खेल था, जिसमें मुकदमे चलते रहते थे, आदमी गुजर जाता था बट रिजल्ट नहीं आता था, मुकदमे का वर्डिक्ट ही नहीं आता था, वो सारी की सारी चीज यहाँ पे खत्म हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर रहेंगे, एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स। या तो ये सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जजेस होंगे या फिर किसी एक हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस जो है, मिनिमम इनमें से एक आदमी रहेगा ही रहेगा। इनके जो भी स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल से रिलेटेड फैसले, स्पोर्ट्स की फेडरेशन या इनसे रिलेटेड कोई भी मुकदमा इनके पास में आएगा और इनका जो भी फैसला है या तो मानो, नहीं मानना तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाके चैलेंज करो और वहां पे फिर जो भी फैसला आएगा वो तो फिर मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इस नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के चलते हो जाएंगी। देन आता है नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल। एक नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल जो है, जितने भी आपके स्पोर्ट्स की रिलेटेड बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं, जिसमें चाहे प्रेसिडेंट का हो, डिप्यूटी का हो, किसी का भी हो, इनके इलेक्शंस को कराने के लिए ये नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल बनाया जा रहा है। ये जो पैनल रहेगा, इसमें जो मेंबर्स होंगे या तो वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, रिटायर्ड मेंबर्स होंगे, या स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। इनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि स्पोर्ट्स बॉडीज के इलेक्शंस करवाएं प्लस फ्री एंड फेयर तरीके से इनके इलेक्शंस वगैरह को करवाया जाए। फिर वही बात कि यहाँ पे अगर इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया तो उसके लिए पहले से अपन ने बना रखा है नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, यहाँ पर जाओ, यहाँ पे जो मुकदमे का फैसला आएगा उसको या तो मानो, नहीं तो फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ और उसको फिर आपको फैसला मानना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि 2005 का आपका इलेक्शन था और डिस्प्यूट 2025 में सॉल्व हो रहा है। एक आध साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 4-6 महीनों में, एक आध साल के अंदर अंदर आपका निपटारण हो जाएगा और जल्दी फिर जो है आप कोई काम कर सकते हो। तो नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल है। एंड देन आरटीआई जो है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। जितनी भी आपकी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडीज हैं जो गवर्नमेंट फंडिंग लेती हैं और या सपोर्ट वगैरह लेती हैं, वो सब की सब आरटीआई एक्ट 2025 के अंदर में आएंगी विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सरसाइज ऑफ फंक्शंस, ड्यूटीज एंड पावर्स। तो आपने जो आपके फंक्शंस हैं उनकी एक्सरसाइज को लेकर, जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको लेकर या पावर्स को लेकर कोई भी अगर आप काम कर रहे हो एक स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी के तौर पर, आप फंडिंग लेते हो सरकार से, आप सारी चीज़ें, तो सबको आरटीआई एक्ट के तहत में आना पड़ेगा और आरटीआई के तहत में से सवाल पूछे जा सकते हैं। बीसीसीआई जैसी बॉडीज जो किसी तरीके का कोई जवाब ही नहीं देती, किसी को एंटरटेन ही नहीं करती, इस तरीके से इनके जो पर हैं वो काटने का काम यहाँ पे किया जाएगा। एंड लास्ट की सरकार के पास में अल्टीमेटली डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, सरकार सर्वोच्च रखी गई है इन सारी चीज़ों में।
इसमें यह बोला गया है कि एनी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द वर्ड इंडिया, इंडियन, नेशनल और एनी नेशनल इंसिग्निया और सिंबल्स विल हैव टू ऑब्टेन एन एनओसी फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने नाम में इंडिया इस्तेमाल करना चाह रही है, कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो अपने नाम में इंडिया इस्तेमाल करती है, इंडियन इस्तेमाल करती है, नेशनल इस्तेमाल करती है, या अपने किसी नेशनल इंसिग्निया या सिंबल का इस्तेमाल करती है, अशोक चक्र वगैरह या ट्राई कलर, इन सब का, उनको सरकार से पहले एनओसी लेना पड़ेगी, तभी वो इन सारे शब्दों का या चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सरकार के पास में ये डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो इन बिल्स के किसी भी प्रोविजन को जो है या तो इन्फोर्स करवाएं अगर फॉलो नहीं हो रहा हो, और अगर कहीं पे वो चाहें तो उसको फोरगो भी कर सकते हैं, उसमें वो रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं। कुड हैव एनी डिस्क्रिशन टू द बॉडीज फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बिल। तो ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बिल आया है, इसके प्रोविजंस को लागू करवाने के लिए सरकार किसी भी तरीके का कोई निर्णय जो है इन बॉडीज को दे सकती है, आदेश दे सकती है, उनको मानना पड़ेगा। एंड लास्टली अगर वो चाहें तो इसमें से किसी प्रोविजन के एप्लीकेशन में रिलैक्सेशन भी दे सकती हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि इससे खेल का भला होगा या परिस्थितियों के हिसाब से ये काम किया जाना चाहिए। ये सारे के सारे कुछ जो है गवर्नमेंट के डिस्क्रिशनरी पावर्स दिए गए हैं, और इस सब की मदद से भारत में खेलों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो ये अपना पूरा का पूरा समाचार हो गया। अब एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, सवाल कौन कौन से बनेंगे। तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जो है इसको पास किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सके और उसका पूरा ओवरहॉल या रिवैम्प इसकी मदद से किया जाएगा। देन भारत में अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी के प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, सेक्रेटरी बनना चाहते हो, ट्रेजरर बनना चाहते हो, मैक्सिमम कितनी एज तक बन सकते हो? 70 साल तक। कितनी बार इलेक्शन, कितने टर्म्स तक के लिए बन सकते हो? 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। और मैक्सिमम टेनर कितना हो सकता है आपका? मैक्स टू मैक्स सारे टर्म्स को मिला के 12 साल तक के लिए। देन एग्जीक्यूटिव कमेटी किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी की बनाई जाएगी तो उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 15 मेंबर्स, और इसमें भी कम से कम 2 मेंबर उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड होने चाहिए जिसकी आप बॉडी बना रहे हो, और कम से कम 4 महिलाएं उसमें आपको शामिल करनी ही करनी है। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या काम रहेगा? इसका काम रहेगा कि किसी भी आपके नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को या तो आपका रिकॉग्निशन ग्रांट करना या फिर इनकी रिकॉग्निशन को सस्पेंड करना। अपॉइंट कौन करेगा इसमें? एक चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा? जवाब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। देन एक स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाया गया है। स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल को कितनी पावर दी गई है? इसको पावर दी गई है एक सिविल कोर्ट की, एंड इसमें एक चेयरपर्सन और 2 अदर मेंबर्स रहेंगे जो या तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जजेस होंगे, और कम से कम एक जो है एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। इनके ऑर्डर्स जो है ट्रिब्यूनल के वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे, और इस तरीके से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी विवाद होता है तो जल्दी से जल्दी इसको सुलझाया जा सकेगा। देन नेशनल स्पोर्ट्स का इलेक्शन पैनल, इस पर तो शायद ही कुछ है। सारे के सारे स्पोर्ट्स बोर्ड्स को आरटीआई के अंडर में लाया जा रहा है, और सरकार के पास में अल्टीमेटली सुप्रीम पावर है किसी भी बॉडी को लेकर, अगर वो इंडिया, इंडियन, नेशनल वर्ड यूज करती है या नेशनल इंसिग्निया या सिंबल्स का इस्तेमाल करती है, सरकार से एनओसी के बिना ये सारा काम नहीं किया जा सकता। सरकार चाहे तो आपको किसी भी तरीके का निर्देश दे सकती है विद रिस्पेक्ट टू द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बिल, मानना पड़ेगा आपको, और अगर चाहे तो इसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी दे सकती है, वो सरकार की मर्जी है। तो ये अपना पूरा बिल हो गया। मेरा दिल कहता है इसमें से कुछ ना कुछ यूपीएससी जरूर पूछेगी, और बाकी एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से प्रिपेयर करना है, बढ़िया तरह से इसको तगड़ा तैयार करना है, यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे, हाई चांसेस है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।